अनिरुद्ध का फैसला अतीत और वर्तमान के बीच एक कठोर संघर्ष का परिणाम था। जब उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके परिवार की नींव हिला दी थी, तो उसका दिल और मस्तिष्क दोनों ही हताश हो गए। वह झनक को अपनी बेटी नहीं मानता था और वह समझता था कि यह बस एक संयोग है कि उसने उसे कभी नूतन के तौर पर महसूस किया था। लेकिन अब जब उस सच ने उसे घेर लिया था, तो उसका दिल भी भारी था। वह समझ गया था कि अदिति, जो उसकी पत्नी थी, और ऋषि, जो उसका दामाद था, दोनों एक झूठे रिश्ते में बंधे हुए थे। झनक ने भी किसी भी तरह अपनी पहचान से खुद को दूर कर लिया था, और अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि ऋषि का प्यार अभी भी झनक के लिए था, अदिति के लिए नहीं। अनिरुद्ध को यह समझने में देर नहीं लगी कि ऋषि और अदिति का रिश्ता एक समझौता था। वह ध्यान से सोचने लगा कि क्या उसने समाज और परिवार के दबाव के कारण अपनी बेटी को धोखा दिया है। अतीत में वह खुद भी नूतन के साथ यही कर चुका था, और अब वही गलती वह अपनी बेटी झनक के साथ नहीं करना चाहता था। झनक का जन्म एक संघर्षमयी माहौल में हुआ था। उसकी मां नूतन को भी कभी सही प्यार और सम्मान नहीं मिला था। अब जब वह खुद उस स्थिति का सामना कर रहा था, तो उसकी अंतरात्मा से यह आवाज आ रही थी कि उसे झनक का हक दिलाना चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था। अदिति की खुशी, उसके सपने और अर्शी की इच्छा सभी उसे रोक रही थी। वह जानता था कि अगर वह यह सच सबके सामने रखता है तो अदिति टूट जाएगी और घर में एक भयंकर तूफान आ जाएगा। अर्शी, जो अपने पति और बेटी के बीच एक सजीव और खुशहाल जीवन देखने की इच्छा शक्ति रखती थी, वह इस सच से कभी भी समझौता नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ऋषि की खामोशी, उसकी बेचैनी और उसकी आंतरिक उलझने भी अनिरुद्ध के लिए सवाल खड़े कर रही थी। झनक की आंखों में वह दर्द था जो उसे नूतन से विरासत में मिला था। वह जानते हुए भी कि यह सच उसे और उसके परिवार को तोड़ने वाला था, अनिरुद्ध ने तय किया कि वह उसे नहीं छिपाएगा। एक पिता के रूप में उसने यह ठान लिया कि वह झनक को न्याय दिलाएगा, चाहे उसे अदिति का सुख क्यों न छीनना पड़े। यह एक बेहद कठिन फैसला था, क्योंकि एक तरफ समाज और परिवार के नियम थे और दूसरी तरफ सच का बोझ था। अनिरुद्ध ने खुद से यह सवाल किया कि क्या वह फिर से चुप रहेगा या अपनी बेटी के हक के लिए खड़ा होगा। जैसे जैसे अनिरुद्ध का मन इस निर्णय पर स्थिर हुआ, वह समझ गया कि उसे अब अपनी बेटी झनक को उसका खोया हुआ सम्मान और प्यार वापस दिलाने के लिए कदम उठाने होंगे। उसके भीतर की आवाज ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह किसी भी कीमत पर झनक को उसकी पहचान और पति का हक दिलवाएगा, और यही उसका अंतिम लक्ष्य बन गया था। लेकिन इस फैसले का असर उसके घर पर होगा, यह वह भी जानता था। अदिति, जो अभी भी अपने पति से प्यार करती थी, उसकी दुनिया तबाह हो सकती थी। अर्शी, जो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, वह इस फैसले को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। वह जानता था कि यह कदम घर में एक बड़ी लड़ाई का कारण बनेगा, और हो सकता है कि उसके परिवार के टूटने का खतरा भी पैदा हो जाए। लेकिन उसने यह भी समझा कि यह सही कदम है। अनिरुद्ध ने यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार के सामने जाकर सच्चाई बताएगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, और जैसे ही उसके कदम हॉल में पहुंचे, घर का माहौल और भी गंभीर हो गया। अदिति, जो अपने पति के साथ करवा चौथ की तैयारी कर रही थी, एक पल के लिए भी नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। वह उस सच से अनजान थी, लेकिन अनिरुद्ध को महसूस हो रहा था कि अगर वह इसे अब न कहे तो वह अपनी अंतरात्मा के साथ कभी शांति नहीं पा सकेगा। अदिति का प्यार, उसकी मुस्कान और उसका विश्वास, सब कुछ अब अनिरुद्ध के लिए एक भारी बोझ बन चुका था। वह जानता था कि यह सच कभी न कभी सामने आना था, और शायद यह वही समय था जब उसे यह कदम उठाना चाहिए। झनक की आंखों में वह दर्द और उस वादे का प्रतिबिंब था जो अनिरुद्ध ने कभी अपनी पत्नी नूतन से किया था। उसे महसूस हुआ कि अगर वह सच का सामना नहीं करेगा तो वह न केवल अपनी बेटी के साथ अन्याय करेगा, बल्कि वह अपने अतीत को भी धोखा देगा। जब अनिरुद्ध ने ऋषि से एक गहरे और सच्चे सवाल किए, तो उसकी आंखों में वह दर्द और पछतावा झलकने लगा जो एक पिता के दिल से निकलता है। ऋषि ने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उसकी आत्मा आज भी झनक के पास है।
और वह उसे छोड़ने के बावजूद उसे दिल से चाहने लगा था। अनिरुद्ध के दिल में एक दर्द जागा, क्योंकि वह खुद भी कभी नूतन को अपने दिल से नहीं निकाल सका था। यह एक भयंकर पल था, जहां सच्चाई ने अपने रास्ते को साफ किया और अब अनिरुद्ध को वह रास्ता दिखाया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस समय उसे झनक के लिए खड़ा होना होगा। उसके दिल में एक कड़ा संकल्प था और वह यह जानता था कि यह समय सत्य को स्वीकार करने का है, भले ही इसके लिए उसे अपनी बेटी अदिति से उसका सुहाग छीनना पड़े। यह फैसला, यह कदम और यह सच्चाई सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और ठान लिया कि वह झनक को उसका हक दिलवाएगा। अर्शी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में अनिरुद्ध का वह पुराना विद्रोह साफ नजर आता है, वही विद्रोह जो सालों पहले नूतन के लिए दिखा था। अनिरुद्ध की आंखों में एक गहरी सच्चाई की झलक है और वह बेशक किसी भी कीमत पर उसे दुनिया के सामने लाने को तैयार है। उसकी नजरें सीधी झनक पर टिकती हैं और फिर वह ऋषि की ओर मुड़ता है, जैसे वह कोई राज खोलने जा रहा हो जो रिश्तों की परिभाषा ही बदल दे। अनिरुद्ध का अगला वाक्य अदिति के पैरों तले से जमीन खींचने के लिए तैयार था, क्योंकि वह अब उस समाज की परवाह नहीं करेगा जिसने उसकी नूतन को मार डाला था। अब वह एक पिता है जो अपनी बेटी का सुहाग वापस लौटाने के लिए अपनी दूसरी बेटी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने वाला है। हॉल के बीचों बीच खड़ा अनिरुद्ध किसी पत्थर की मूरत सा दिख रहा है, लेकिन उसके भीतर का ज्वालामुखी अब फटने को बेताब था। अर्शी की चिंता साफ चेहरे पर झलकने लगी थी। वह अनिरुद्ध की तरफ बढ़ती है, उसका दिल कहता है कि उसे अभी रोकना होगा, क्योंकि जो बवंडर उठने वाला था उसमें उसका बसा बसाया घर तिनके की तरह बिखर जाएगा। अर्शी की आवाज में कंपन था जब वह कहती है, अनिरुद्ध, क्या तमाशा है यह? सब लोग देख रहे हैं, कोई बात है तो हम कमरे में जाकर भी तो कर सकते हैं। लेकिन आज अनिरुद्ध को ना तो अर्शी की परवाह थी और ना ही उन तमाशबीनों की जो घर के सदस्यों के रूप में खड़े थे। उसकी नजरें अपनी बेटी अदिति के चेहरे पर थी, जो अब तक मुस्कान से खिला हुआ था, लेकिन पिता की गंभीर हावभाव देखकर धीरे धीरे मुरझाने लगा। अनिरुद्ध जानता था कि जो वह करने जा रहा था वह एक पिता के तौर पर सबसे क्रूर कदम हो सकता था, लेकिन एक इंसान के रूप में यह उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अर्शी के हाथ को झटक दिया, जैसे यह इशारा कर रहा हो कि मामला कितना संगीन है। अनिरुद्ध की आवाज हॉल में गूंज उठती है, भारी और दर्द से भरी। वह कहता है, अर्शी, हमने पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर महल खड़ा किया, लेकिन मैं भूल गया था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। आज मैं उस बुनियाद को खुद अपनी हाथों से तोड़ना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटियों की जिंदगी मलबे में दबकर ना रह जाए। अर्शी का दिमाग झनक शब्द सुनते ही ठनक जाता है। उससे पहले कि वह इसका मतलब समझ पाती, अनिरुद्ध अदिति की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहता है, अदिति, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था। मैंने सोचा था कि ऋषि से तुम्हारी शादी करवाकर मैंने अपना वह वादा निभा दिया, लेकिन मुझे माफ कर देना बेटा, क्योंकि अनजाने में मैंने तुम्हें खुशी नहीं बल्कि एक ऐसा धोखा दिया है जो दीमक की तरह तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर रहा है। अदिति घबरा जाती है। वह ऋषि की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि वह कुछ बोलेगा, इस अजीब माहौल को हल्का करेगा। लेकिन ऋषि की नजरें जमीन में गड़ी हैं। उसका मौन अदिति के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर देता है। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, डैड, आप क्या कह रहे हैं? ऋषि और मेरे बीच सब ठीक है। आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? यह वह पल था जब अनिरुद्ध उस कड़वे सच का प्याला सबके सामने उंडेल देता है। वह एक गहरी सांस लेता है और उंगली उठाता है, लेकिन ऋषि की तरफ नहीं, बल्कि उस कोने में खड़ी झनक की तरफ, जिसे अब तक इस घर में सिर्फ हिकारत और नफरत ही मिली थी। अनिरुद्ध की आवाज अब और बुलंद हो जाती है, धोखा यह है अदिति, कि जिसे तुम अपना पति मानती हो, जिसका नाम तुम्हारी मांग में है, वह असल में तुम्हारा कभी था ही नहीं। ऋषि का अतीत, उसका वर्तमान और शायद उसका भविष्य भी उस लड़की से जुड़ा है जो वहां खड़ी है, झनक पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। अदिति के कानों में यह शब्द जैसे पिघले हुए शीशे की तरह उतरते हैं।
वह अविश्वास से कभी अपने पिता को देखती है तो कभी उस झनक को, जिसे वह अपनी नौकरानी या उससे भी बदतर समझती थी। यह बकवास है, अदिति चिल्लाती है। डैड, आप होश में तो हैं? यह मामूली सी लड़की मेरी सौतन कैसे हो सकती है? ऋषि सिर्फ मेरे हैं। अदिति पागलों की तरह ऋषि के पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोरती है। ऋषि, बोलो ना। बताओ डैड को कि यह झूठ है। बताओ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। लेकिन ऋषि आज पत्थर बन चुका था। अनिरुद्ध के सामने और उस सच के सामने जो अब बाहर आ चुका था, वह अब और झूठ नहीं बोल सकता। ऋषि धीरे से अदिति के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर एक कड़वा सच। वह दबी हुई आवाज में कहता है, अदिति अंकल सही कह रहे हैं। झनक सिर्फ मेरा अतीत नहीं है। मेरी शादी तुमसे होने से पहले मैं झनक से जुड़ा था। हमारा रिश्ता वो नहीं है जो दुनिया को दिखता है। यह शब्द अदिति की दुनिया को उजाड़ने के लिए काफी थे। वह लड़खड़ा कर पीछे हटती है जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। अर्शी दौड़कर अपनी बेटी को संभालती है और शेरनी की तरह अनिरुद्ध पर झपटती है। अनिरुद्ध, पागल हो गए हो तुम? उस 2 टके की लड़की के लिए तुम अपनी सगी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो। क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने तुम पर? पहले उसकी मां नूतन ने हमारी जिंदगी में जहर घोला और अब उसकी बेटी हमारी अदिति का सुहाग छीनने आई है। अर्शी के मुंह से नूतन का नाम सुनकर अनिरुद्ध का सब्र का बांध टूट जाता है। उसने गहरी आवाज में कहा, खबरदार अर्शी, नूतन के बारे में एक शब्द और नहीं। जो गलती, जो पाप मैंने नूतन के साथ किया, उसे अकेला छोड़कर, उसे समाज के तानों के बीच मरने के लिए छोड़कर, वही पाप मैं आज ऋषि को नहीं करने दूंगा। मैंने अपना प्यार खो दिया था, लेकिन मैं ऋषि को उसका प्यार नहीं खोने दूंगा। इस फैसले के बाद अनिरुद्ध झनक के पास जाता है, जो अब तक सुन्न होकर यह सब देख रही थी। झनक डर से पीछे हटती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने उसे हमेशा पराया समझा, आज वह क्यों उसके लिए अपने परिवार से लड़ रहा था। अनिरुद्ध झनक के सामने हाथ जोड़ता है। उसकी आवाज में गहरी सच्चाई थी जब वह कहता है, मुझे माफ कर दो झनक, इस घर ने और खासकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। लेकिन आज मैं वह इंसाफ करूंगा जो भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा। फिर अनिरुद्ध ऋषि को आवाज देता है, ऋषि, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मर्दानगी बची है तो आओ और उस हाथ को थामो जो असल में तुम्हारा है। यही वह पल था जब ऋषि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुद्धता का फैसला लिया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और झनक के करीब जाकर रुक गया। अदिति की तरफ नहीं, बल्कि झनक की तरफ। जब ऋषि ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और झनक की मांग में सिंदूर भरा, तो जैसे हर किसी की सांस रुक गई हो। अनिरुद्ध की आंखें बंद हो गईं, जैसे वह इस पल को अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। अदिति का दिल टूट चुका था और वह बेहोश होकर अर्शी की गोद में गिर पड़ी। घर में कोहराम मच गया। ऋषि ने अपना प्यार पा लिया था, झनक को उसका सम्मान मिल गया था और अनिरुद्ध ने अपना प्रायश्चित किया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाली मुश्किलें केवल इसी घड़ी से जन्म लेने वाली थी।